नमस्कार और स्वागत है। जूते, शायद ही कोई दिन इनके बिना गुजरता है ना। बिल्कुल। सुबह से रात तक ये साथ है। पैरों को बचाते हैं, स्टाइल भी देते हैं, दौड़ने में मदद करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये आए कहाँ से? मतलब सिर्फ एक जरूरत है या कुछ और भी? आज हम जूतों के इसी हजारों साल लंबे और सच कहूं तो बड़े हैरत अंगेज सफर की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, ये बाकी दिलचस्प सफर है। हमारे पास कई स्रोत हैं, पुरानी गुफाओं से मिली चीजें, इतिहास की किताबें, रोमन सेना के रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि आज के जो एकदम एडवांस्ड दौड़ने वाले जूते हैं ना, उन पर हुई रिसर्च भी। हाँ, काफी कुछ है देखने को। तो हमारा मकसद है इन सब स्रोतों से जूतों की कहानी के कुछ सबसे अहम और शायद चौंकाने वाले पहलू निकालना। तो चलिए इस कहानी के फीते खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, इंसान ने जूते पहनना आखिर शुरू कब किया? हम शायद सोचते होंगे कुछ 100 साल, ये 1000 साल पहले, पर कहानी शायद इससे कहीं ज्यादा पुरानी है। बिल्कुल। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, दिक्कत ये है कि जूते बनाने की जो शुरुआती चीजें थीं, सोचिए पेड़ की छाल, पत्ते, जानवरों की खाल, ये चीजें वक्त के साथ टिकती नहीं हैं, गल जाती हैं, मिट्टी बन जाती हैं। हाँ, सही बात है। तो हजारों साल पुराने जूते मिलना वो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए वैज्ञानिक एक अलग तरीका अपनाते हैं, इकोनॉलॉजी, यानी जीवाश्म बन चुके पैरों के निशानों का अध्ययन। पैरों के निशान मतलब पैरों के छोड़े गए सबूतों से हम जूतों का इतिहास खोज रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में केप साउथ कोस्ट जैसी जगह है ना, वहां शोधकर्ता पुरानी रेतीली जमीन या गुफाओं में ऐसे पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं जो शायद जूते पहने हुए इंसान के हों। अच्छा, पर पता कैसे चलता है? इनके किनारे, मतलब निशान के किनारे, आमतौर पर नंगे पैर के निशान से ज्यादा साफ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें अलग अलग उंगलियों के निशान नहीं दिखते, एक पूरा आउटलाइन सा दिखता है। ओह। कुछ निशान तो 70,000 से लेकर 1.5 लाख साल पुराने भी हो सकते हैं। अब जाहिर है ये निशान कोई 100% पक्का सबूत नहीं है, हो सकता है किसी और वजह से ऐसे बने हों, पर एक मजबूत इशारा जरूर है कि जूते शायद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा पुराने हैं। 1.5 लाख साल, ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। क्या हमारे शरीर में, मतलब हमारी हड्डियों में भी ऐसे कोई संकेत मिलते हैं जो इस कहानी को और पक्का करें? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। कुछ बायोमैकेनिकल स्टडीज हुई हैं, उन्होंने पुराने इंसानी कंकालों, खासकर पैरों की हड्डियों को देखा और पाया कि करीब 45,000 साल पहले इंसानों के पैरों की उंगलियों की हड्डियां, खासकर जो सबसे छोटी उंगली होती है पैर की, वो थोड़ी, कह सकते हैं, नाजुक या कम मजबूत होने लगी थी। अच्छा, ऐसा क्यों? तर्क ये ले लाता है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि जूते पहनने से पैरों पर जोर पड़ने का तरीका बदल गया और उन हड्डियों को उतनी मजबूती की जरूरत नहीं रही जितनी नंगे पैर चलने में होती है। अरे वाह, यानी हमारे कंकाल भी गवाही दे रहे हैं। कमाल है। और वो नियांडरथल मानव के बारे में भी कुछ अटकलें हैं कि वो भी कुछ पहनते थे पैरों में। हाँ, ये काफी हद तक अनुमानी है क्योंकि नियांडरथल के वक्त का कोई जूता तो मिला नहीं है, पर माना जाता है कि जो ठंडे इलाकों में रहते थे वो शायद सर्दियों में पैरों को बचाने के लिए जानवरों की खाल या मोटे पत्ते वगैरह लपेटते होंगे। अब वो पूरे जूते थे या नहीं कहना मुश्किल है, पर हाँ, पैरों को ढकने का एक तरीका तो जरूर रहा होगा। तो उस जमाने में जूते या पैरों को ढकना जरूरी क्यों था? सिर्फ ठंड से बचने के लिए या और भी कारण थे? देखिए, मुख्य कारण तो सुरक्षा ही था। अलग अलग तरह की सुरक्षा, नुकीले पत्थर, गरम रेत, कांटेदार झाड़ियां, इन सबसे पैरों को बचाना। हाँ बिल्कुल। सोचिए ना, आज भी पैर में कांच चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। उस जमाने में तो छोटा सा घाव भी इन्फेक्शन से जानलेवा हो सकता था। सही बात है। तो जूते एक तरह से जीवन रक्षक कवच थे और ठंड से बचाव तो था ही, बिल्कुल। खासकर जब इंसान ठंडे इलाकों की तरफ गया या वो आइस एज जैसे दौर आए, बिना किसी तरह के फुटवेयर के बर्फीले इलाकों में रहना या सफर करना तो नामुमकिन ही रहा होगा। तो ये पैरों के निशान और हड्डियों के इशारे तो बहुत पीछे ले जाते हैं हमें, लेकिन अगर हम बात करें असली जूतों की जो हमें खुदाई में मिले हैं, तो सबसे पुराने कौन से हैं? हाँ, तो जो सबसे पुराने जूते हमें लगभग साबुत हालत में मिले हैं ना, वो हैं अमेरिका में। ओरेगन में एक गुफा है, फोर्ट रॉक गुफा। अच्छा। वहां से मिली सैंडल है। सेज ब्रश नाम के पौधे की बुनी हुई छाल से बनी थी वो। छाल से? वाह,
हाँ। और रेडियोकार्बन डेटिंग बताती है कि ये करीब 9,000 से 10,000 साल पुरानी है। उनकी बनावट देखकर हैरानी होती है कि कितने सरल पर कितने कारगर तरीके से बनाई गई होंगी। 10,000 साल पुरानी सैंडल, अद्भुत। और चमड़े के जूतों का क्या? सबसे पुराना चमड़े का जूता कब का है? सबसे पुराना पूरा चमड़े का जूता जो आज तक मिला है वो आर्मेनिया की एक गुफा से मिला है, अरेनी 1 गुफा। अरेनी 1? हाँ, ये करीब 5,500 साल पुराना है, यानी कॉपर एज का ताम्रपाषाण युग, लगभग 3627 से 3377 ईसा पूर्व। और ये गाय के चमड़े के सिर्फ एक टुकड़े से बनाया गया है, जिसे शायद पैर के चारों तरफ लपेटकर पीछे और सामने चमड़े की डोरी से बांधा गया होगा। अच्छा। दाहिने पैर का जूता है और साइज आज के यूरोपियन 37 के बराबर होगा। और इसके अंदर घास भरी मिली थी, है ना? उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो सर्दी से बचाने के लिए थी या जूता रखने के लिए? ये अच्छा सवाल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि घास शायद 2 वजहों से भरी गई होगी। एक तो ये कि जूता जब पहना ना जा रहा हो तो उसका आकार बना रहे, वो पिचक ना जाए। अच्छा, शेप के लिए। हाँ, और दूसरा कारण इंसुलेशन भी हो सकता है, मतलब पैर को गर्म रखने के लिए। ये जूता उस मशहूर ओत्सी द आइसमैन के जूतों से थोड़ा पुराना है। ओह हाँ, ओत्सी। हाँ, ओत्सी के जूते जो आल्प्स में बर्फ में मिले थे वो इससे थोड़े ज्यादा जटिल थे। उनमें भालू और हिरन का चमड़ा था, अलग सोल था और अंदर नरम घास की बनी एक तरह की जुराब जैसी चीज भी थी। ज्यादा एडवांस थे वो। हाँ, थोड़े। इनके अलावा भी कुछ और पुरानी खोजें हैं, जैसे मिसूरी की एक गुफा से फाइबर सैंडल मिली हैं जो शायद अरेनी 1 से भी पुरानी हैं। और इजराइल की वॉरियर्स केव से भी कुछ सैंडल मिली हैं जो लगभग अरेनी 1 जितनी ही पुरानी हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि शुरुआत में सब एक ही जैसे जूते पहनते थे। जगह और जरूरत के हिसाब से डिजाइन बदलते थे। छाल की सैंडल, चमड़े के स्लिप ऑन, थोड़े जटिल जूते। और मोकासिन का भी जिक्र आता है अक्सर। उनकी क्या खासियत थी? मोकासिन खास तौर पर उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनसे जुड़े हैं। ये आमतौर पर नरम चमड़े से बनते थे, जैसे हिरन की खाल, और अक्सर चमड़े के एक ही टुकड़े को मोड़कर और सिलकर बनाए जाते थे। नरम चमड़ी के। हाँ, इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनका नरम सोल, जिससे पहनने वाले को जमीन का एहसास होता रहता था। शिकारी के लिए बहुत जरूरी था ताकि वो चुपचाप चल सके। हाँ, आवाज न हो। बिल्कुल, लेकिन इनमें भी विविधता थी। जैसे जो मैदानी इलाकों में रहते थे वो अक्सर सख्त चमड़े का एक अलग सोल नीचे लगाते थे ताकि नुकीले पत्थरों या कैक्टस वगैरह से बचाव हो। अच्छा। और जो पूर्वी जंगलों में थे, जहां जमीन नरम होती है, पत्तों से ढकी रहती है, वहां ज्यादातर नरम सोल वाले मोकासिन ही चलते थे। तो ये दिखाता है कि जूते माहौल के हिसाब से कितने बदले। और सिर्फ शिकारी ही नहीं, लगभग 9500 ईसा पूर्व के खनिकों के भी जूते पहने होने के सबूत मिले हैं। तो शुरुआत हुई जरूरत और सुरक्षा से, लेकिन फिर जूते सिर्फ पैर ढकने की चीज नहीं रहे। ये रुतबे और स्टाइल की पहचान भी बन गए। यहाँ रोमन सैनिकों और उनकी मशहूर सैंडल कैलिगा का जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कैलिगा रोमन फौज की पहचान थी। ये सिर्फ सैंडल नहीं थे, बल्कि भारी भरकम मिलिट्री बूट थे एक तरह से। मिलिट्री बूट। हाँ, रोमन साम्राज्य इतना फैला, उसमें इन जूतों का भी बड़ा हाथ था। सैनिक इन्हीं को पहनकर रोज 30-40 किलोमीटर मार्च करते थे। ये बहुत मजबूत बनते थे, चमड़े की कई परतें होती थीं, टखने को सहारा देते थे और हवा आने जाने के लिए खुले भी थे। लेकिन इनकी सबसे खास पहचान थी इनके सोल में ठुकी हुई लोहे की कीलें, हॉबनेल्स। लोहे की कीलें? अच्छा, वो किस लिए? हाँ, उनके कई काम थे। पहला तो जाहिर है पकड़ मजबूत करना, खासकर कच्ची जमीन या ढलान पर। दूसरा, सोल को घिसने से बचाना ताकि जूते ज्यादा चलें। ड्यूरेबल। हाँ, और तीसरा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगे, इन्हें हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लड़ाई में दुश्मन को ठोकर मारकर घायल करने के लिए। हमें कुछ कंकालों पर ऐसे घाव मिले हैं जो शायद कैलिगा की कीलों से ही लगे हों। जूते बतौर हथियार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या इन कीलों का कोई नुकसान भी था, जैसे फिसलन वगैरह? हाँ, बिल्कुल था। इनका एक बड़ा नुकसान था चिकनी गीली सतहों पर, जैसे पत्थर के फर्श या संगमरमर पर। ये कीलें बुरी तरह फिसलती थीं। ओह। एक मशहूर किस्सा है सेंटूरियन जूलियन का। पहली सदी में यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान वो मंदिर के चिकने आंगन में दुश्मन सैनिकों का पीछा करते हुए अपने कैलिगा की वजह से फिसल गया और मारा गया। अरे। और एक और दिलचस्प बात, ये जूते इतने जरूरी थे कि रोमन सेना की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा थे।
मोर्चों के पास ही खास वर्कशॉप्स होती थी जहां ये बनते थे, हर सैनिक के पैर के नाप के हिसाब से। और सैनिक खुद भी इनकी छोटी मोटी मरम्मत कर सकते थे। और ये रोमन समाज में रुतबे का भी प्रतीक थे, मतलब सैनिक इन्हें पहनते थे और शायद बाकी लोग जैसे गुलाम नंगे पैर होते थे। हाँ, काफी हद तक सेना में होना और कैलिगा पहनना एक सम्मान की बात थी। आम नागरिक शायद साधारण सैंडल पहनते होंगे और गुलामों को तो अक्सर नंगे पैर ही रहना पड़ता था। तो जूते निश्चित रूप से सामाजिक स्थिति भी दिखा देते। यहीं से शायद जूते और प्रतिष्ठा का गहरा रिश्ता बना। चलिए अब रोमन साम्राज्य से आगे बढ़ते हैं, मध्य युग पार करते हैं और करीब 1600 के दशक में यूरोप चलते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है, पुरुषों के लिए ऊंची एड़ी के जूते। ये कैसे हुआ? आज तो हाई हील्स को हम महिलाओं से जोड़ते हैं। हाँ, ये वाकई फैशन इतिहास का एक बहुत मजेदार पन्ना है। दरअसल ऊंची एड़ी का चलन यूरोप में सबसे पहले पुरुषों के लिए शुरू हुआ, खासकर रईस वर्ग के पुरुषों में। पुरुषों के लिए? हाँ, इसकी एक वजह फारस यानी आज के ईरान से आई। फारसी घुड़सवार सैनिक रकाब में पैर को बेहतर ढंग से अटकाने के लिए एड़ी वाले जूते पहनते थे। जब 17वीं सदी में फारसी संस्कृति का यूरोप पर असर पड़ा तो यूरोपीय रईसों ने इसे अपना लिया। लेकिन सिर्फ घुड़सवारी के लिए या इसका कोई और मतलब भी था? मतलब सिर्फ घुड़सवारी तक नहीं रहा। यूरोप में ऊंची एड़ी जल्दी ही मर्दानगी और ऊंचे सामाजिक रुतबे का प्रतीक बन गई। अच्छा। ऊंची एड़ी पहनने का मतलब था कि आप इतने अमीर और ऊंचे दर्जे के हैं कि आपको पैदल चलने, कीचड़ में घूमने या मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं। आप घोड़ों पर चलते हैं या पालकी में। ये एक तरह का पावर स्टेटमेंट था। राजा लुई 14वें की मशहूर तस्वीरें हैं जिनमें वो लाल रंग की ऊंची एड़ी वाले जूते पहने दिखते हैं। तो फिर महिलाएं इन्हें कब और क्यों पहनने लगी और पुरुषों ने पहनना क्यों बंद कर दिया? महिलाओं ने करीब 1630 के दशक से हाई हील्स पहनना शुरू किया। उस जमाने में फैशन में मर्दाना चीजों को अपनाना एक ट्रेंड सा था। तो महिलाओं ने ऊंची एड़ी को मर्दाना ताकत और अधिकार के प्रतीक के तौर पर अपनाया। अच्छा, मतलब एक तरह से बराबरी दिखाने के लिए। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव आया। जब फैशन समाज के निचले तबकों तक पहुंचने लगा तो रईस वर्ग ने अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए एड़ी को और ऊंचा और पतला कर दिया। साथ ही पुरुषों और महिलाओं के हील्स में फर्क दिखने लगा। पुरुषों की एड़ी मोटी और चौकोर रही, जबकि महिलाओं की पतली और कर्व्ड वाली हो गई। फिर 18वीं सदी आते आते वो प्रबुद्धता का दौर, एनलाइटनमेंट, शुरू हुआ। उसमें तर्क और व्यावहारिकता पर जोर दिया जाने लगा। पुरुषों के पहनावे में सादगी आई और ऊंची एड़ी को अव्यावहारिक, मतलब इम्प्रैक्टिकल और फालतू माना जाने लगा। साथ ही क्योंकि महिलाएं अब ज्यादा हील्स पहनने लगी थी तो पुरुष खुद को उनसे अलग दिखाने के लिए भी इन्हें छोड़ने लगे। तो पुरुषों के लिए हाई हील्स का फैशन लगभग खत्म हो गया। और फिर महिलाओं के लिए ये दोबारा कैसे फैशन में आईं और वो कामुकता से कैसे जुड़ गईं? ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। पुरुषों द्वारा छोड़े जाने के बाद कुछ समय तक महिलाओं में भी हील्स का चलन कम रहा, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में फोटोग्राफी के आने के साथ, खासकर फ्रांस में, चीजें बदलीं। फोटोग्राफी से कैसे? उस समय की जो शुरुआती फ्रेंच पोस्टकार्ड्स थीं, या कहें कि जो थोड़ी अश्लील तस्वीरें होती थीं, उनमें अक्सर मॉडल्स को या तो नग्न या फिर सिर्फ ऊंची एड़ी के जूते पहने दिखाया जाता था। इससे हाई हील्स सीधे तौर पर महिलाओं की कामुकता और आकर्षण से जुड़ गईं, और ये जुड़ाव आज तक किसी न किसी रूप में कायम है। क्या गजब का उतार चढ़ाव रहा है हील्स का, मर्दानगी के प्रतीक से शुरू होकर कामुकता के प्रतीक तक। अच्छा, हमने प्राचीन खोजें देखी, प्रतिष्ठा की बात की। अब ये जानना जरूरी है कि हाथ से बनने वाले जूतों से लेकर आज के दौर में फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनने वाले जूतों तक का सफर कैसे तय हुआ? इसमें तकनीक ने क्या भूमिका निभाई? जूते बनाने के तरीकों में सदियों से धीरे धीरे विकास होता रहा। मध्य युग में एक तरीका बहुत चलता था जिसे टर्न शू मेथड कहते हैं। टर्न शू? हाँ, इसमें जूते के हिस्से, मतलब ऊपरी हिस्सा और सोल को पहले उल्टी तरफ से सिला जाता था और फिर जूते को सीधा पलट दिया जाता था। अच्छा, अंदर से सिलकर फिर पलटना? बिल्कुल। इससे सिलाई अंदर छिप जाती थी और जूता मुलायम रहता था, लेकिन ये बहुत टिकाऊ नहीं होता था। यानी कारीगरी ऐसी कि सिलाई दिखे ही ना, बिल्कुल साफ सुथरी फिनिश, लेकिन टिकाऊ कम। फिर क्या बदलाव आया? लगभग 1500 ईस्वी के आसपास एक नई और बेहतर तकनीक आई जिसे वेल्टेड रैंड मेथड कहते हैं। इसमें चमड़े की एक मजबूत पट्टी, जिसे वेल्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके जूते के ऊपरी हिस्से, इनसोल और बाहरी सोल को एक साथ सिला जाता है। ये जूते ज्यादा मजबूत थे,
ज्यादा वाटरप्रूफ मतलब पानी से बचने वाले और मरम्मत करने लायक होते थे। आज भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हाथ से बने जूते होते हैं ना, वो अक्सर इसी वेल्टेड तरीके से बनते हैं। ये जूते बनाने की कला में एक बड़ा कदम था। और वो बात भी तो थी कि पहले जूते लेफ्ट राइट पैर के हिसाब से अलग नहीं होते थे। हाँ, ये सुनने में आज भले ही अजीब लगे, लेकिन करीब 1800 तक ज्यादातर जूते स्ट्रेट्स होते थे। मतलब बाएं और दाएं पैर के लिए कोई फर्क नहीं होता था, दोनों जूते एक जैसे बनते थे। सच में? हाँ, आपको उन्हें पहनकर अपने पैर के हिसाब से ढालना पड़ता था। सोचिए जरा, सुबह सुबह जूता पहनने में कितनी आसानी होती होगी, कोई उल्टा सीधा पहनने का झंझट ही नहीं। खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन फिर आया औद्योगिकीकरण का दौर। उसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल। 18वीं सदी के मध्य तक जूते बनाना ज्यादातर एक घरेलू या छोटा मोटा वर्कशॉप वाला काम था, लेकिन 19वीं सदी में मशीनों ने दस्तक दी। मशीनें आ गई। हाँ, नेपोलियन युद्धों के समय ब्रिटिश सेना को बड़ी तादाद में बूट चाहिए थे, तो मार्क ब्रूनेल जैसे इंजीनियरों ने जूते बनाने की प्रक्रिया को मशीनी बनाने की कोशिश की। फिर 1846 में सिलाई मशीन आई, जिसे बाद में जूते सिलने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। 1853 में टॉमस क्रिक ने सोल में कीलें ठोकने की मशीन बनाई और 1856 में लाइमन ब्लेक, जिसे बाद में गॉर्डन मैके ने सुधारा, उन्होंने जूते के ऊपरी हिस्से को सोल से सिलने वाली मशीन बनाई, जिसे मैके स्टिचिंग मशीन कहते हैं। यानी एक के बाद एक मशीनों ने हाथ का काम लेना शुरू कर दिया। हाँ, इन मशीनों ने उत्पादन की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। अब जूते कारीगरों के घरों में नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने लगे। लागत कम हुई, जूते ज्यादा लोगों की पहुंच में आए। 20वीं सदी की शुरुआत में करीब 1910 के आसपास एक और बड़ी चीज हुई। सोल को सिलने के बजाय चिपकाने की तकनीक आई। एजीओ प्रक्रिया कहते हैं इसे। मतलब सोल को धागे से सिलने के बजाय खास किस्म के गोंद से चिपकाया जाने लगा। अच्छा, चिपकाने वाले जूते। हाँ, इससे उत्पादन और भी तेज और सस्ता हो गया। आज दुनिया में बनने वाले ज्यादातर जूते इसी चिपकाने वाली तकनीक से ही बनते हैं। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन ने जूते तो सबके लिए सुलभ कर दिए, लेकिन क्या हाथ से बनाने की कला खत्म हो गई? खत्म तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, हाशिए पे जरूर चली गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में हाथ से बने अच्छी क्वालिटी वाले जूतों में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है। अच्छा। हाँ, वो पुरानी वेल्टेड तकनीक आज भी जिंदा है और उसे पसंद करने वाले भी हैं। तो एक तरफ मास प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ क्राफ्ट्समैनशिप भी अपनी जगह बना रही है। और तकनीक तो रुकने का नाम नहीं लेती। आजकल वो खास तरह के दौड़ने वाले जूते बहुत चर्चा में हैं, जिन पर यह आरोप भी लगे कि उनसे धावकों को गलत फायदा मिल रहा है। हाँ, आप शायद उन एडवांस्ड फुटवेयर टेक्नोलॉजी AFT वाले जूतों की बात कर रही हैं, जिन्हें कभी-कभी सुपर शूज भी कहा जाता है। हाँ, सुपर शूज। इनकी खासियत है इनका बेहद मोटा लेकिन बहुत हल्का मिडसोल, जो खास तरह के फोम जैसे पीबैक्स से बना होता है। और इसी फोम के अंदर एक घुमावदार सख्त कार्बन फाइबर प्लेट डाली होती है। कार्बन प्लेट वो क्या करती है? वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। जब धावक दौड़ता है तो वो दबती है और फिर पैर को आगे धकेलने में मदद करती है, एनर्जी वापस देती है। और इनसे प्रदर्शन पर क्या असर पड़ा है? काफी ज्यादा। 2017 के आसपास जब ये जूते बाजार में आए, उसके बाद से लंबी दूरी की दौड़, खासकर मैराथन में रिकॉर्ड धड़ाधड़ टूटने लगे। सच में? हाँ, कई स्टडीज बताती हैं कि इन जूतों को पहनने से दौड़ने की इकोनॉमी, यानी कम ऊर्जा में ज्यादा तेज दौड़ना, उसमें लगभग 4% तक का सुधार हो सकता है। कुछ विश्लेषणों के अनुसार महिला मैराथन धावकों के प्रदर्शन में 1.7% से 2.3% तक का सुधार देखा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कुछ सेकंड का नहीं बल्कि कई मिनटों का फर्क पैदा कर सकता है। इसी वजह से ये बहस छिड़ी कि क्या ये तकनीक एथलेटिक्स के उसूलों के खिलाफ है, क्या ये टेक्नोलॉजिकल डोपिंग है। हालांकि अब नियम बना दिए गए हैं कि सोल कितना मोटा हो सकता है और कितनी प्लेट्स हो सकती हैं, लेकिन ये दिखाता है कि जूते आज भी कैसे इंसानी क्षमताओं की सीमाओं को आगे धकेल रहे हैं। तो कहाँ 10,000 साल पुरानी छाल की सैंडल और कहाँ ये कार्बन प्लेट वाले सुपर शूज। जूतों का ये सफर सिर्फ पैरों को ढकने की कहानी नहीं है, ये तो मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। हमारी जरूरतें, हमारी तकनीक, हमारा समाज, हमारी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ इन जूतों में झलकता है। बिल्कुल। रोमन सैनिक की कीलों वाली कैलिगा से लेकर लुई 14वें की शाही हील्स तक, और आज के एथलीट के रिकॉर्ड तोड़ने वाले जूतों तक। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हजारों साल का सफर दिखाता है कि इंसान ने कैसे अपने पर्यावरण और अपनी बदलती जरूरतों के हिसाब से चीजों को ईजाद किया है और उन्हें बेहतर बनाया है।
मोकासिन में जमीन के हर कंकड़ पत्थर को महसूस करने की जरूरत से लेकर मैराथन में चंद सेकंड बचाने की होड़ तक, ये जूते हमारी कहानी कहते हैं, चुपचाप हमारे पैरों में लिपटे हुए। इस पूरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, शायद उनके अपने जूतों के लेकर ही। हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। देखिए, हमने बात की शुरुआती जूतों की, जैसे अरेनी 1 या पारंपरिक मोकासिन, जो अक्सर नर्म चमड़े से बनते थे और पहनने वाले के पैर के हिसाब से ढल जाते थे, लगभग पैर की दूसरी खाल की तरह। हाँ। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों से, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद से, हम ज्यादातर मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड साइज के जूते पहन रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में एक तय नाप और आकार में बनते हैं। सही बात है। ये जूते सस्ते और सुलभ तो हो गए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन मानकीकृत जूतों ने, जो पैर के प्राकृतिक आकार के अनुरूप ढलने के बजाय पैर को अपने आकार में ढालने की कोशिश करते हैं, हमारे पैरों के औसत आकार, उनकी बनावट और उनके स्वास्थ्य पर कोई गहरा असर डाला है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हजारों साल नंगे पैर या प्राकृतिक रूप से ढलने वाले जूते पहनने वाले पैरों की तुलना में आज हमारे पैर अलग हैं, शायद कमजोर या अलग आकार के? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने जूतों को देखते हुए खोजना चाहिए।